हाँ जी। तो अब हमारे पास में जो सेट है यानी कि पार्ट जो हमारा अगला है उसमें चैप्टर 5 है आपका फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर और साथ में काम करता है हमारा कंपनी ऑडिट का चैप्टर। ठीक है ना, दो चैप्टर का कॉम्बो कह सकते हो। बढ़िया पोर्शन है, बहुत इजीली आप लोगों से तैयार भी होता है और बहुत इजीली आप इसको कर भी सकते हो। तो फ्रॉड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के पर अगर हम लोग बात शुरू करें तो ऐसे 240 के अंदर कवर करता है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दिस ऑडिट स्टैंडर्ड प्रोवाइड एक्सटेंडेड गाइडेंस ऑन द ऑडिटर अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड। यानी कि दो काम इधर करने रहेंगे, फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना है और साथ साथ में फ्रॉड पर रिपोर्टिंग भी करनी रहेगी। फ्रॉड हम सबको पता है कि अनइंटेंशनल एक्ट जो भी होगा, जो कंपनी के जो भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी कुछ भी एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन और ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो कोई इंटेंशनल एक्ट किया जाएगा तो उसको हम फ्रॉड के नाम से कह रहे हैं और एरर उसको कहेंगे जो अनइंटेंशनल एक्ट है। सिंपल सी बात थी। क्वालिटीज ऑफ फ्रॉड वहीं से निकल करके आया कि फ्रॉड जो रहेगा वो इंटेंशनल तरीके से होता है, जानबूझ करके किया जाता है। और फ्रॉड जो है वो एक ब्रॉड लीगल कंसेप्ट है जिसके अंदर दो चीजें हमारी कवर रहेंगी। बच्चे लोगों, आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब फ्रॉड में दो तरह के एलिमेंट्स को यहां पे कवर किया गया है। पहला नंबर पे है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, जिसको मैनेजमेंट फ्रॉड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है मैनेजमेंट का। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट, जिसको हम एम्प्लॉय फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो दो तरह के हमारे फ्रॉड हो गए। अब दोनों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें तो ये अपर लेवल मैनेजमेंट की तरफ से किया जाने वाला है, जिसमें मेनली होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब अकाउंट्स के अंदर ही हेराफेरी कर दिया। ठीक है। अब पर्पस क्या रहता है? डिलिबरेटली मिसरिप्रेजेंटिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। हम चाह रहे हैं कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एंटिटी का बढ़िया दिखाया जाए। टैक्सेस को कम दिखाने के लिए कई बार मैनिपुलेट कर दिया जाता है, या कंपटीटर को मिसलीड करने के लिए भी ये किया जाता है ताकि उनको गलत पोजीशन हमारी पता रहे। कई बार डायरेक्टर्स हायर रेम्यूनरेशन अचीव करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना, तो उसके लिए चेंज कर सकते हैं प्रॉफिट्स को अकाउंट के अंदर, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या बेटर अपना परफॉर्मेंस बताने के लिए भी वो इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर कॉल्ड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खूबसूरत दिखाने की बात की जाती है ना, इट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग ऑल्सो। तो अच्छा वर्ड है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एग्जांपल्स अगर बात करूं आपसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो एक इसके अंदर आता है मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या किया? इन्फ्लेटिंग या सप्रेसिंग परचेज और एक्सपेंसेस। परचेज और एक्सपेंसेस को या तो ज्यादा करके दिखा दिया या कम करके दिखा दिया। पर्पस आपको पता ही है, अगर ज्यादा दिखाएंगे आप तो प्रॉफिट कम दिखेगा, कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। सेम उसी तरह से सेल या अदर इनकम को भी बढ़ा के या कम करके दिखाना। बढ़ा के दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, कम करके दिखाया तो प्रॉफिट कम दिखेंगे। सेम उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को भी कम या ज्यादा करके दिखाना। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट नहीं करना, उससे भी फर्क पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। और कैपिटल को रेवेन्यू, मशीनरी के इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीनरी का कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, उसको पीएनएल में दिखा दिया, या पीएनएल के खर्चे को कैपिटल के अंदर दिखा दिया। ऐसा कुछ भी अगर किया गया है तो दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेशन, की भी बुक्स के अंदर मैनिपुलेशन है। दूसरे नंबर पे बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन और इंटरनल ओमिशन ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड किया, नॉट टू बी रिकॉर्डेड एज सेल्स, बट उसको इंक्लूड कर लिया, मतलब सेल होने के बाद भी इन्वेंट्री में आप इंक्लूड कर रहे हो और उसको सेल की तरह से रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ अगर है तो दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ द इवेंट। तीसरा हो सकता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के जो रूल्स है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन का, प्रेजेंटेशन का, डिस्क्लोजर का, उनको अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो भी इसके अंदर कवर रहेगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें टेक्निक क्या यूज होती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए एक तो फेक जर्नल एंट्रीज बना ली। ठीक है। फिक्टिशियस का मतलब फेक, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हुए नहीं उनको जर्नल एंट्रीज के अंदर डाल दिया। या जो एडजस्टिंग हमारे जो एजम्पशंस होते हैं, जहां पे हम एस्टिमेट लगाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन वगैरह, वो सब इनएप्रोप्रिएट रहे। या कई चीजें जो है उनका रिकॉग्नाइजेशन लेट किया या ओमिट कर दिया, किए ही नहीं। इवेंट और ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो आप फेक रिकॉर्ड किए थे या रिकॉर्ड ही नहीं किए, या कंसील कर लिया, छुपा लिया। और नॉट डिस्क्लोजिंग, जो फैक्ट वगैरह डिस्क्लोज करने चाहिए, जैसे गोइंग कंसर्न वगैरह का हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, वो किए नहीं। दैट आर स्ट्रक्चर और मिसरिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस थे, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह के होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं किया। या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो है, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन जो है, जो कभी कभार होने वाले ट्रांजेक्शन है, उनसे रिलेटेड एंट्रीज के अंदर कुछ गड़बड़ किया। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जिससे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। अब रीजंस क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? कई बार फाइनेंशियल प्रेशर होता है,
कई बार मैनेजमेंट के कुछ अनरियलिस्टिक गोल है, जो आपको हमेशा मैंने सत्यम वाला एग्जांपल दिया, या कई बार डिससेटिस्फाई एम्प्लॉय है या मोटिवेशन नहीं है एम्प्लॉयज के लिए, तो फिर वो इसी तरह से करेंगे। फिर एक और बड़ा रीजन इसके अंदर हो सकता है जो अपने को ध्यान में रखना है, नेम गेम। अब हमने कहा सर नेम गेम का क्या चक्कर है, मैनेजमेंट यूजिंग पावर ऑफ अथॉरिटी बाय आस्किंग एम्प्लॉयज टू डू समथिंग इलीगल। कई बार ये होता है कि नेम गेम रहता है, मैनेजमेंट जो है वो कई बार एम्प्लॉयज को इस तरह का कुछ काम करने के लिए बोलता है कि जो इलीगल काम हो, ताकि उनका, जैसे अपने ऊपर पड़ा था ना, परफॉर्मेंस उनका अच्छा दिखे, कि ऐसा कुछ है तो वो हो सकता है ना, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। और जहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रॉड करने की, बट ऑब्वियस है, अपन ने पहले भी एक जगह बात की थी कि छोटी मोटी गलती पकड़ में नहीं आ रही है या चेक नहीं कर रही है या कंट्रोल नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कोई भी फ्रॉड करने का सोचेगा। तो दीज आर रीजंस। तो अगर रीजंस पे या पर्पस पे क्वेश्चन आता है तो बच्चों को ये अपने को आंसर में पक्के से लिखना पड़ेगा कि आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। नाउ अब ये तो हुआ हमारा एक फ्रॉड जो मैनेजमेंट लेवल का था, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें प्योरली अकाउंट्स में गड़बड़ियां की गई। नाउ व्हाट अबाउट द मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, इट इन्वॉल्व द थेफ्ट ऑफ एंटिटीज एसेट, एसेट का चोरी करना, ठीक है ना। और ये जनरली, वैसे करने को मैनेजमेंट के बंदे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये कौन करेगा, एम्प्लॉइज करेंगे। और इमटेरियल अमाउंट हो सकता है इसके अंदर, छोटा मोटा अमाउंट है, और इसमें मैनेजमेंट भी, जैसे मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन जनरली एम्प्लॉइज की बात रही। तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को, वन इज मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, दूसरा डिफाल्केशन ऑफ कैश, यानी कैश का गबन करना। अब गुड्स का क्या चक्कर है, फ्रॉड इन द फॉर्म ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स इज स्टिल मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है। अगर फ्रॉड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड का है तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें गुड कैसे जाते हैं, ऐसे गुड जाएंगे जैसे छोटी मोटी कोई मशीनरी हो गई, या डेली नेसेसरी के जैसे स्टेशनरी हो गया, स्टेपलर हो गया, ऐसी कुछ चीजें गायब कर दी जाती हैं जो रूटीन नेचर की भी हैं और उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो गुड्स में बी रिमूव बाय द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय, और कई बार तो हायर मैनेजमेंट वाला भी उठा के ले गया, तो पकड़ोगे कैसे किया, अपन शक भी नहीं कर सकते यार ये बंदा कैलकुलेटर कैसे गायब कर सकता है, ऐसा कुछ। अब इसको रोकना कैसे चाहिए, प्रॉपर तरीके से फिजिकल क्वांटिटी और पीरियोडिकल बेसिस पे चेक होना चाहिए, रिकॉर्ड बने, पीरियोडिकल बेसिस पे चेक होता रहे। रूल्स बनाने चाहिए, अलाउइंग पर्सन इनसाइड भी उनको कौन सेफ्टी में रखेगा, वेयर गुड्स आर केप्ट, उसके रूल्स बनने चाहिए कि यही बंदा रखेगा और यहीं से इश्यू होंगे, किसको इश्यू हो रहा है वो सब होना चाहिए। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, साथ में ये भी कि भी जब तक प्रायर ऑथोरिटी नहीं हो तब तक कोई लेकर के भी नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे किया जाना चाहिए ताकि मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को रोका जा सके। ऑडिटर क्या करेगा, हाउ टू डिटेक्ट, कैन डिटेक्ट दिस बाय अंडरटेकिंग थोरो एंड स्टेनियस चेकिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई एक तरह से पूरा डिटेल चेक करना पड़ेगा अकाउंट्स को, और साथ साथ में जो भी स्टेशनरी इस तरह की चीजें उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है। और रीसॉर्टिंग द इंटेलिजेंट रेशियो एनालिसिस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑडिटर में बी एबल टू फॉर्म एन आइडिया, यहाँ पे हम लोग कोई रेशियो लगा सकते हैं, है ना, कि भाई इतना परचेज होता है और हर बार इतना कंज्यूम होता है, तो उसका एक रेशियो रहता है, तो पता लग जाएगा कि स्टेशनरी इस बार इतना परचेज किया तो कंज्यूम इतना ही होना चाहिए, पिछली बार से ज्यादा क्यों हो रहा है, तो या कम क्यों हो रहा है, तो उससे अपने को आइडिया काफी सारे लग जाएंगे। तो रेशियो एनालिसिस यहाँ पे हम लगा सकते हैं, जो एनालिटिकल प्रोसीजर में करते थे ना वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों, डिफाल्केशन ऑफ कैश, यानी कि कैश का गबन करना। डिफाल्केशन ऑफ कैश जो है उसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल है, इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट, जिसमें कैश पेमेंट्स अननेसेसरी बढ़ा करके दिखाया जाता है, फेक वाउचर्स बना करके पेमेंट कर दिया, ठीक है। और मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट वाउचर, जहां पे अमाउंट ऑलरेडी उनका बढ़ाया हुआ है, यहाँ तो पहले वाले में फेक वाउचर, दूसरे वाले में वाउचर का अमाउंट बढ़ा करके पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट तो उतना ही किया उनको, बाकी पैसा जेब में चला गया। फिर वेजेस वगैरह के अंदर ज्यादा मैनिपुलेशन दिखा दिया, 100 वर्कर काम करते हैं, आपने 150 दिखा दिया, बाकी 50 का सैलरी जेब में चला गया। सत्यम में एग्जैक्टली उन्होंने फेक एम्प्लॉइज के अकाउंट बना करके सैलरी क्रेडिट करवा करके पैसे उठा लिए थे, तो डिफाल्केशन किया। तो एक तो है कि पेमेंट बढ़ा करके दिखा दो फालतू के, दूसरा कैश रिसिप्ट को गायब कर दो, सप्रेसिंग कर दो। और उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीमिंग एंड लीडिंग। ध्यान आया बच्चे लोगों, जहां एक कस्टमर, इसकी टोपी उसके साथ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बीइंग मिसएप्रोप्रिएटेड, और ऑल्सो टू प्रिवेंट, ताकि कोई ढूंढे नहीं, तो दूसरे से जो पैसा आया वो पहले के साथ ऐड कर दिया, अनदर कस्टमर से जो आया वो फर्स्ट वाले में क्रेडिट कर दिया, और ऐसे ऐसे हम करते गए। मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर हु हैड पेड देयर आफ्टर, उसको सेकंड वाले में, थर्ड वाले को सेकंड वाले में, फोर्थ वाले को थर्ड वाले में, ऐसे हम एडजस्ट करते गए। तो इस चीज के बाद इससे क्या हुआ कि ज्यादातर टाइम तक वो पैसा डेप पे दिखेगा नहीं, और मैनेजमेंट जो है उनसे कम्युनिकेट भी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है कि जहां पे मनी जो है वो, और फर्स्ट वाले का पैसा वो उड़ा के ले गए, वैसे ही घर पे ले गए, ठीक है। दूसरा नंबर, जो अनऑथोराइज फिक्टिशियस रिबेट, अलाउंसेस, डिस्काउंट वगैरह शो कर दिया आपने,
अच्छा पैसा आ गया सामने वाले का, लेकिन आपने लिख दिया हमने डिस्काउंट दिया, जबकि डिस्काउंट दिए नहीं, तो वो पैसा पॉकेट में चला गया। ठीक है। राइटिंग ऑफ डेब्ट ऑफ सच बैलेंसेस अगेंस्ट विच कैश हैज बीन, कैश आ गई हमारे पास में लेकिन हमने बैड डेब्ट दिखा दिया, बैड डेब्ट रिकवर आ गया लेकिन शो ही नहीं किया, है ना। कैश सेल्स की जनरल एंट्री नहीं की फुल तरीके से, पैसा जेब में। और कई सारी जो मिसलिनियस रिसिप्ट होती है, जैसे स्क्रैप बेचा हमने, रद्दी वद्दी बेचा होगा, या एम्प्लॉइज को क्वार्टर से अलॉट किए तो उसके बदले में उनकी तरफ से जो सिक्योरिटीज वगैरह आई वो सारा एंट्रीज ही गायब कर दिया, सारा पैसा जेब में डाल लिया जो भी ये फ्रॉड करने वाले थे। तो दिस इज कॉल्ड सप्रेसिंग कैश रिसिप्ट। तो पेमेंट ज्यादा दिखाया, रिसिप्ट को गायब कर दिया आपने, ये सब डिफॉल्टेशन ऑफ कैश के टाइप है। या आपने टोटल रॉन्ग लगा दी, है ना, टोटल कैश की बुक की जो टोटल है वो मान लीजिए 1000 रुपए हो रही थी, और आपने जानबूझ करके उसको क्या कर दिया 900 रुपए दिखाई, टोटल 900 हो रही है, और 100 रुपया घर पे लेके चले गए। कौन पूरा टोटल देखने बैठता है कई बार। तो इस वजह से बच्चे लोगों ये तरीके हैं हमारे फ्रॉड के जो किए जा सकते हैं बुक्स के अंदर। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज हमारा दूसरा हो गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। इसके दो पार्ट हो गए, चोरी करना मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और दूसरा हो गया डिफाल्केशन ऑफ कैश। चलिए अब बट ऑब्वियस है ऑडिटर का काम तो वही है, आइडेंटिफाई और एसेस करना किधर ROMMS है, और ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेना ताकि पता लगे कि फ्रॉड पे क्या रेस्पॉन्स करना है। और थर्ड नंबर के ऊपर रेस्पॉन्ड करना, ये अपने को पता है। तो ROMMS को आइडेंटिफाई करना है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, और रेस्पॉन्ड करना है, रिपोर्ट करना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो भी फ्रॉड हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, उसको डिटेक्ट करना का प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लोगों को हमेशा मैनेजमेंट और TCWG पर रहेगा। ऑडिटर सिर्फ एक रीजनेबल एश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये एक जरूर उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस देना है, लेकिन प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंट और डिटेक्ट करने की ऑडिटर के सर पे नहीं है, उसको सिर्फ ओपिनियन देना है। ये सब मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। अब 240 में जो प्रिंसिपल हमको दे रखे हैं, जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करें तो पहला वही है बच्चों, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। सेकेंड नंबर अपना वही पॉइंट है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। अब इसको पढ़ने का जरूरत नहीं अंदर से, आपको ये हेडिंग से पता लग जाएगा, ज्यादा आने के चांसेस नहीं। बट ऑब्वियस है कि फ्रॉड से जो मिसस्टेटमेंट होता है उसको ढूंढना, और एक एरर से मिसस्टेटमेंट होता है उसको ढूंढना, फ्रॉड वाला चीज जो है वो ज्यादा मुश्किल है। और इसमें आप बिल्कुल ऐसे 200 के रेफरेंस लगा सकते हो जो सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड होते हैं, जो मिली भगत वाले फ्रॉड होते हैं, जो केयरफुली ऑर्गेनाइज तरीके के फ्रॉड होते हैं, उनको ढूंढ पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको कल्यूजन वाला जो अपने इनहेरेंट लिमिटेशन का पॉइंट पड़ा हुआ है ना, वो इनहेरेंट लिमिटेशन वाला पॉइंट आप बिंदास तरीके से इसके अंदर लगाइए, पूरा का पूरा एग्जैक्ट पॉइंट आपका वो का हुआ है। ठीक है, ये देखो सोफिस्टिकेटेड और केयरफुली जो ऑर्गेनाइज फ्रॉड होते हैं उनको रोकना ऑडिटर के लिए, मतलब उनको ढूंढना, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से किए गए हैं। इन कंपैरिजन अगर एरर से हुआ है तो बहुत आराम से पता लग जाएगा, तो इतना वो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। द रिस्क ऑफ ऑडिटर नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट फ्रॉड इज ग्रेटर देन, बट ऑब्वियस अब एक फ्रॉड मैनेजमेंट करे और एक एम्प्लॉय करे, किसको ढूंढना ज्यादा मुश्किल है? मैनेजमेंट वाले को, बिकॉज मैनेजमेंट उस पोजीशन में है कि वो डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है, इंफॉर्मेशन गलत दे सकता है, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन गलत दे सकता है, ओवरराइड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल को, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। और ऑडिटर को ऐसे में पूरी ऑडिट में उसको स्केप्टिसिज्म जो है वो मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट द ऑडिट। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वगैरह फॉलो करना, उसको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट कितना ऑनेस्टी से काम कर रहा है, इंटीग्रिटी से काम कर रहा है, और अपना स्केप्टिसिज्म हमेशा उसको चालू रखना पड़ेगा। ये आप लोग इसमें ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे लोगों, सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड। अब पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सबसे पहला तो आया बच्चों अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर डिस्क्रिपेंसीज, डिफरेंसेस, वो सिचुएशंस जो हमको बताएंगी कि यार इधर फ्रॉड होने के हमको चांसेस लग रहे हैं, ये उन सिचुएशंस की बात बच्चों यहां पे हम लोगों ने की है। काफी सारे पॉइंट है। सबसे पहला, ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन अ कंप्लीट और टाइमली मैनर और इम्प्रॉपर रिकॉर्डेड एज टू अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड, क्लासिफिकेशन और एंटिटीज पॉलिसी। मतलब अपने को लग रहा है कि भी जो ट्रांजेक्शन आपने टाइमली बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं किए तो उसको देख करके अपने को लग सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। अनसपोर्टेड और अनऑथोराइज बैलेंस, समझ रहे बच्चे लोगों, जो बैलेंसेस हैं वो टोटल ट्रांजेक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी डाउट हो जाता है कि फ्रॉड तो नहीं है। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट एंट्री, आपको याद है मैंने कहा था 25 से 31 मार्च के बीच में जो एडजस्टमेंट्स एंट्रीज वगैरह की गई है वो डाउट क्रिएट करती है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉय एक्सेस टू सिस्टम, हमको ऐसा एविडेंस मिलता है कि एम्प्लॉय जो है वो सिस्टम और रिकॉर्ड्स को मतलब आप कह सकते हो उसके एरिया में है, वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर पा रहा है।
ठीक है, मतलब उस सिस्टम तक पहुंच पा रहा है। जैसे अटेंडेंसी क्यों नहीं ले लो, तो उसके सिस्टम में है, उसके अप्रोच है, उसका एक्सेस है। तो जहां पे एम्प्लॉइज के पास में एक्सेस हो रहा है चीजों का, या वो रिकॉर्ड रूम तक पहुंच पा रहा है, या वो एसेट जहां पड़ी है वहां तक पहुंच पा रहा है, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। हो सकता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स या एसेट हो जाए, है ना। फिर टिप्स और कंप्लेन टू द ऑडिटर अबाउट ब्लेम फ्रॉड। अगर मान लीजिए ऑडिटर के पास में कोई ऐसा फ्रॉड का कंप्लेन वगैरह आया है, किधर से कोई एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन दी है, टिप देते हैं ना, जैसे इन्फॉर्मेशन कहीं से आ गई हमारे सीक्रेट सोर्सेज से, तो हमको लग सकता है कि यार ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज फ्रॉड की होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बच्चों, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस हो जाता है। ये वो सिचुएशन है जहां एक डाउटफुल एरिया क्रिएट होता है कि यार इधर फ्रॉड हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मिस है, मिल ही नहीं रहा है, मतलब यार गायब तो नहीं कर दिया इन्होंने जानबूझ करके। डॉक्यूमेंट दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर, डॉक्यूमेंट ऑल्टर किया हुआ दिख रहा है हमको, चेंजेस दिख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ऑल्टर वाला तो लग सकता है। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड टू एन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हमको दिख रहा है कि बड़ा अमाउंट जो है वो आकर के क्रेडिट हुआ है, या कुछ और एडजस्टमेंट्स किए हुए उसमें हमको दिख रहे हैं। तो कई बार ऐसी चीजों पे डाउट क्रिएट हो सकता है कि भाई इनको चेक किया जाए, बड़े अमाउंट वैसे भी चेक होते हैं। मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कैंसिल चेक, जैसे कोई पेमेंट डाला था और आया कि सब ये चेक कैंसिल हो गया इनका, लेकिन वो कैंसिल किया हुआ चेक जो है वो हमको मिल नहीं रहा है। बोलेगा ना कैंसिल चेक को प्रेजेंट करो, दिखाओ हमको कहां कैंसिल हुआ, लेकिन वो हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्डिनरीली बैंक एंटिटी को रिटर्न कर देता है। तो आप एज ऑडिटर डिमांड करोगे कि अच्छा ये पैसा आया लेकिन चेक कैंसिल हो गया, सामने वाले की का जो चेक है वो बाउंस हो गया, तो चेक कहां है वो दिखाओ, वो नहीं दिखा पा रहे हैं। या इन्वेंट्री जो है वो मिसिंग दिख रही है अपने को जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। या अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक इवेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होने चाहिए वो और जो फिजिकल एविडेंसेस हमको दिख रहे हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मिस हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं वो एक्चुअल रिकॉर्ड से मिस हो रहे हैं, वो डिफरेंस उनके अंदर हमको नजर आ रहा है। तो जहां कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस दिख रहे हैं या मिसिंग एविडेंसेस हमको दिख रहे हैं, वहां पे भी डाउट क्रिएट हो जाएगा कि इधर फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है। उसी तरह से प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कुछ ऐसा है, वो हमको डिनाई कर रहे हैं रिकॉर्ड्स देखने से, फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉइज से वेंडर से बात करने नहीं दे रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हमको एक्सेस करने दोगे आप, और यहां वो एक्सेस करने नहीं दे रहे हैं। अनड्यू टाइम प्रेशर मैनेजमेंट हमारे ऊपर लगा रहा है ऑडिटर के ऊपर, टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स और कंटिन्यूस इशू को। कंटिन्यूस मतलब जो सीरियस मैटर है उनको वो फटाफट से कह रहा है, प्रेशर डाला है कि जल्दी खत्म करो इसको। अनयूजुअल डिले कर रहा है जो भी हमने इंफॉर्मेशन मांगी उसको देने के अंदर। अनविलिंगनेस फैसिलिटी ऑडिटर टू एक्सेस की इलेक्ट्रॉनिक फाइल जो हम टेस्टिंग के लिए देखना चाह रहे हैं, जो कंप्यूटराइज तरीके से मेंटेन है, वो नहीं दे रहा है। या की आईटी ऑपरेशंस जो आपके हैं, सेफगार्ड स्टाफ, जो स्टाफ एंड फैसिलिटीज जो है आपके आईटी ऑपरेशन है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस क्या है आपके, उन सब के बारे में हमको एक्सेस करने से मना कर रहा है। अनविलिंगनेस हमको दिख रही है ऐड और रिवाइज डिस्क्लोजर, हमने कहा सर ये डिस्क्लोजर ऐड करो आप इसमें, वो कर नहीं रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी हमको डाउट क्रिएट हो सकता है कि यार कुछ तो इधर प्रॉब्लम है। या अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड एफिशिएंसीज, बढ़िया टाइमली बेसिस के ऊपर हमको पता लग चुका है कि भाई ये जो डेफिशिएंसीज है उनके इंटरनल कंट्रोल के अंदर, लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ज्यादा ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना नहीं चाह रहे हैं। ये अगर हमको डाउट लग रहा है तो इसका मतलब फ्रॉड है, तभी नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। कुछ अदर पॉइंट अपन ने और लिए। अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद टीसीडब्ल्यूजी, क्या बात है, टीसीडब्ल्यूजी से हमारी मुलाकात नहीं होने दे रहा है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी हमको लग रहा है कि स्टील इंडस्ट्री में बाकी सबकी अलग है और इनकी अलग जा रही है, एकदम से वेरिएंस दिख रहा है इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से। फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं हमारे एस्टिमेट्स के अंदर जो डिसाइडेड हो रहे हैं, दैट डू नॉट अपीयर इन द रिजल्ट फ्रॉम चेंज सर्कमस्टांसेस। और ऐसा लग रहा है कि टॉलरेंस हो रहा है, एंटिटी के जो कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं उसमें वॉलेशन हो रहा है, लगातार टूट रहे हैं, लेकिन वो चुप है, टॉलरेंस कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं उसको। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब टॉलरेशन पावर आ रहा है, तब ये लोग गलती को चलने दे रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दे रहे। तो दीज आर सम रीजन जो शक पैदा कर सकते हैं ऑडिटर के दिमाग में कि यार इधर फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं, कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए फिर बच्चे लोगों को फ्रॉड का रिपोर्टिंग मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, अलग से बात करेंगे। फ्रॉड का रिपोर्टिंग आप लोग कंपनी ऑडिट के अंदर 143(12) के अंदर फर्स्ट क्लास आपको दे रखा है, सीजी को, ऑडिट कमेटी को, फिर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना। कारो का पोर्शन भी है कि यहाँ पे हमारा लगता है हमारा जो पैराग्राफ कारो वाला है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ये पैराग्राफ हमारा चेंज हो गया, तो कारो के अंदर भी हम क्या करते हैं, इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो कारो के अंदर हम इसका डिस्क्लोजर करते हैं। तो कारो के ऊपर अपन वैसे भी अलग से बात करेंगे, तो उसके अंदर ये हमारा फ्रॉड रिपोर्टिंग का जो पोर्शन है वो वैसे भी आ ही जाएगा।
ठीक है ना। ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो वही हो गया बच्चे लोगों। कारो में कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट टीम से उस फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेगा। ठीक है, डिस्कशन करने के बाद इंटरनल ऑडिटर का कोई रिपोर्ट अगर आया है उसके ऊपर तो उसको भी एग्जामिन करेगा। ऑडिट कमेटी की मिनट्स बुक और को भी देखेगा ताकि पता लगा सके फ्रॉड किस तरह का है ना। फिर बच्चों मैनेजमेंट से अपने को 580 में जैसे लेते हैं ना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। ठीक है, कि वो एक्नॉलेज करें कि इंप्लीमेंटेशन करना इंटरनल कंट्रोल को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इट हैज इंक्लूडेड और अटैच द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको कह ही दिया। और इट हैज डिस्क्लोज टू ऑडिटर, सबसे पहला कि ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटेड टू फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड, मैनेजमेंट को अच्छे से पता है दैट मे अफेक्ट द एंटिटी, और रिजल्ट ऑफ इट्स असेसमेंट ऑफ रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड एट अ रिजल्ट ऑफ फ्रॉड। तो अल्टीमेटली ये सब करने से हमको क्या कि एक तो मैनेजमेंट को अच्छी तरह से पता है क्या फ्रॉड है, और ये कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ एमएमएस को क्रिएट कर ही रहे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट वहां पे है, ऐसा कुछ ऑडिटर को करना चाहिए। ठीक है, अब ऑडिटर को अगर लग रहा है इतना सब करने के बाद भी मैनेजमेंट को बता दिया हमने, अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लिया हमने, फिर हमने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो भी एक बार चेक कर ली, तो ऑडिटर शुड एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ताकि पता लगे कोई फ्रॉड पहले से मैनेजमेंट के नोटिस या रिपोर्ट के अंदर आया है क्या, पता लग जाएगा। और मैनेजमेंट से अपने को रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए। ठीक है, दैट वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर ले, और उसमें अनरिकॉर्डेड मिसस्टेटमेंट जो है उनके बारे में भी, अनकरेक्ट वाले उसको भी इंक्लूड कर दें। और इट हैज डिस्क्लोज टू द ऑडिटर दैट कि जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड है वो उनको ध्यान में आ गए हैं, और जो भी मिस स्टेटमेंट है वो भी उनको पता है। ठीक है, अब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इफ द ऑडिटर एनकाउंटर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दैट ब्रिंग इनटू क्वेश्चन दैट ऑडिटर्स एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग द ऑडिट, वे अभी अपन ऑडिट शायद नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहला देखना चाहिए उसकी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अगर ठीक लगे तो उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। अगर लॉ परमिट करता है, कहीं कोई लॉ रोक नहीं रहा है, तो आप विड्रॉ कर लो। लेकिन विड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, मतलब विड्रॉ के टाइम पे एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और डिटरमाइन करना चाहिए कि कहीं कोई लीगल रिक्वायरमेंट है क्या कहीं पे रिपोर्टिंग की, जैसे फ्रॉड रिपोर्टिंग की है ना, तो वैसे अगर कहीं रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट लगे कि 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो सीजी को बता देना चाहिए, तो वो भी वो कर लेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां आकर के आपका 5th चैप्टर का जो रिवीजन पोर्शन है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। चलिए